नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक काफी दिलचस्प दस्तावेज आया है। हाँ। ये लगता है जैसे किसी और पॉडकास्ट की रूपरेखा या स्क्रिप्ट हो, शायद इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का कोई एपिसोड, 5वां शायद। अच्छा, तो मतलब हम किसी और के काम को देखने वाले हैं आज। ये तो मज़ेदार रहेगा। हाँ। और विषय है बिजली, कैसे इस्तेमाल होती है और इसका भविष्य क्या है। ये तो ऐसा टॉपिक है जो मतलब हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो हमारा काम यही है कि इस रूपरेखा को देखें और समझें कि इसमें बिजली के इस्तेमाल पर क्या खास कहा गया है। भविष्य की क्या बातें हैं, जैसे वो रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड और हाँ, ऊर्जा बचाने पर कितना जोर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस दस्तावेज में क्या क्या मुख्य बातें हैं। हाँ देखते हैं। ये जो है, ये शुरू कहाँ से करता है बिजली की कहानी। अक्सर तो शुरुआत वहीं से होती है जहां हम इसे सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, अपने घरों में। सही कहा। और ये दस्तावेज भी मतलब वहीं से शुरू होता है। इसमें साफ लिखा है कि घरों में देखो तो पंखे, बल्ब, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, हाँ, रोज की चीजें। हाँ, ये सब रोजमर्रा की चीजें बिजली पर ही तो चलती हैं। इसे पढ़कर लगता है कि अरे हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं इस पर। बिल्कुल, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक शायद ही कोई काम बिना बिजली के हो पाता हो। और ये सिर्फ मतलब सुविधा नहीं है, ये निर्भरता बन चुकी है। हाँ, लेकिन घरों से बाहर निकलें तो ये निर्भरता और भी बड़ी दिखती है, जैसा इस रूपरेखा में उद्योगों वाले हिस्से में बताया गया है। अच्छा। जैसे मोटर्स हैं, पंप हैं, बड़ी बड़ी प्रोडक्शन लाइनें हैं, वेल्डिंग है और आजकल तो रोबोटिक्स भी। अरे हाँ, रोबोटिक्स। सब कुछ बिजली से ही चल रहा है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके आज के ऑटोमेशन तक बिजली ने उत्पादन का मतलब पूरा तरीका ही बदल दिया है। हाँ, मतलब उद्योगों का तो पूरा ढांचा, पूरा बेस ही बिजली पे टिका है। बिल्कुल। और ये रूपरेखा सिर्फ ऐसी स्थिर जगहों की बात नहीं करती, इसमें परिवहन का भी जिक्र है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, शहरों में वो मेट्रो चलती है, लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, सही। और आजकल तो जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। ईवीज। हाँ, ईवीज। ये सब बिजली के बढ़ते दायरे को दिखाते हैं ना। बिल्कुल। और परिवहन के साथ साथ कम्युनिकेशन को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, वो भी है। मोबाइल फोन चार्ज करना है, इंटरनेट चलाना है, यहाँ तक कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब के पीछे बिजली ही तो है। सही बात है। और ये रूपरेखा एक और जरूरी सेक्टर कृषि, उसका भी जिक्र करती है। खेती बाड़ी में कैसे? पानी के पंप चलाने से लेकर फसलों को सुरक्षित रखने वाले कोल्ड स्टोरेज तक। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज। हाँ, वहां भी बिजली किसानों के लिए उतनी ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज एक पूरी तस्वीर दिखाता है कि कैसे बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि आज के समाज की बुनियाद बन गई है। लगभग हर चीज इससे जुड़ी है। तो ये तो हुई आज की बात, आज की हकीकत, जहां बिजली हमारी रग रग में बस चुकी है। हाँ। लेकिन ये दस्तावेज हमें आगे देखने के लिए भी कहता है, और भविष्य की जो तस्वीर इसमें खींची गई है वो वाकई मतलब सोचने पे मजबूर करती है और थोड़ी उम्मीद भी जगाती है। अच्छा, क्या है भविष्य की तस्वीर में? सबसे पहले तो जोर दिया गया है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर। रिन्यूएबल्स, हाँ, ये तो होना ही है। हाँ, सोलर, विंड, हाइड्रो, सौर, पवन, जल विद्युत। ऐसा लगता है कि भविष्य की ज्यादातर ऊर्जा यहीं से आएगी। और ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये जरूरत बन गया है अब। हाँ, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। लेकिन ये रूपरेखा सिर्फ ये नहीं कहती कि बिजली कहाँ से बनेगी। अच्छा। ये भी बताती है कि बिजली पहुंचेगी कैसी। इसमें स्मार्ट ग्रिड का जिक्र है। स्मार्ट ग्रिड, ये शब्द काफी सुना है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? देखिए, स्मार्ट ग्रिड का मतलब है एक ऐसा बिजली का नेटवर्क जो ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ये रूपरेखा दो मुख्य चीजें बताती है। एक, डिमांड रिस्पॉन्स। डिमांड रिस्पॉन्स? हाँ, मतलब जरूरत के हिसाब से बिजली की सप्लाई को घटाना बढ़ाना। और दूसरा, ऑटोमेटिक फॉल्ट हैंडलिंग। ऑटोमेटिक फॉल्ट हैंडलिंग मतलब अगर कहीं गड़बड़ी हो तो? हाँ, अगर ग्रिड में कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो सिस्टम खुद ही उसे पहचान ले और ठीक कर दे, या कम से कम बाकी सिस्टम को उससे बचा ले। अरे वाह, मतलब ये हुआ कि भविष्य का ग्रिड सिर्फ बिजली पहुंचाने वाला एक पाइपलाइन जैसा नहीं होगा। नहीं, बल्कि एक सोचने समझने वाला नेटवर्क होगा जो खुद ही अपनी देखभाल कर सके और जरूरत के हिसाब से बिजली बांट सके। बिल्कुल सही समझा आपने। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिलकर बिजली वितरण को पहले से कहीं ज्यादा कुशल, ज्यादा भरोसेमंद और लचीला बना सकती हैं। सोचिए, अगर ग्रिड खुद ही बता दे कि कहाँ बिजली की मांग ज्यादा है या कहाँ कम, या कहाँ कोई फॉल्ट आने वाला है। हाँ, तो कितनी बर्बादी रुक सकती है। बिल्कुल, और सप्लाई कितनी बेहतर हो जाएगी। ये बिजली के मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा।
ये स्मार्ट ग्रिड वाली बात तो काफी दिलचस्प है, लेकिन रूपरेखा में एक और चीज का जिक्र है, ऊर्जा भंडारण, एनर्जी स्टोरेज। हाँ, एनर्जी स्टोरेज। इसमें बैटरीज और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी तकनीकों का नाम है। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये इसलिए कि वो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर और विंड, वो हमेशा एक जैसी नहीं मिलती? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। हाँ। रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर और विंड की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनकी उपलब्धता मौसम पर, समय पर निर्भर करती है। हाँ, रात में धूप नहीं होती, हवा कभी तेज कभी धीमी। बिल्कुल, यहीं पर एनर्जी स्टोरेज का रोल आता है। जब उत्पादन ज्यादा हो रहा हो, जैसे दिन में तेज धूप हो, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, हाँ। उसे बैटरी में या किसी और तरीके से स्टोर कर लिया जाए। अच्छा। और फिर जब उत्पादन कम हो, जैसे रात में, या मांग ज्यादा हो, तब उस स्टोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। ओके। ये ग्रिड को स्टेबल रखने और 24x7 भरोसेमंद बिजली सप्लाई पक्की करने के लिए बहुत जरूरी है। खासकर तब जब हम फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी को उतना ही प्रैक्टिकल बनाता है जितनी पारंपरिक ऊर्जा। तो ये स्टोरेज तकनीकें एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की वो जो रुक रुक कर सप्लाई होती है, हाँ, इंटरमिटेंसी जिसे कहते हैं, और हमारी जो लगातार मांग बनी रहती है, उसके बीच एक पुल का काम करेंगी। ये वाकई एक बहुत जरूरी कड़ी लगती है। बिल्कुल। और इसी भविष्य की तस्वीर में ये दस्तावेज ईवी चार्जिंग स्टेशनों के फैलाव और ग्रीन सिटीज, मतलब हरित शहरों के विकास की भी बात करता है। हाँ, ये इशारा करता है कि बदलाव सिर्फ बिजली बनाने और पहुंचाने तक नहीं रहेगा, बल्कि हमारे शहर और आने जाने के तरीके भी बदलेंगे। हाँ, ये एक पूरे इकोसिस्टम में बदलाव का संकेत है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन, जिससे शहरों में प्रदूषण कम होगा। हाँ, और ग्रीन सिटीज का मतलब है ऐसे शहर जो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हों, सस्टेनेबल मटेरियल इस्तेमाल करें और पर्यावरण पर कम बोझ डालें। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। बिजली का भविष्य सिर्फ पावर प्लांट या तारों तक सीमित नहीं है, ये हमारी पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ा है। तो भविष्य की ये तस्वीर तो काफी हाईटेक और उम्मीदों भरी लग रही है। साफ सुथरी ऊर्जा, स्मार्ट डिलीवरी, स्टोर करने की क्षमता, बेहतर शहर। हाँ, लगती तो है। लेकिन इस रूपरेखा की एक और खास बात ये है कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी तकनीकों की बात करके रुक नहीं जाती। अच्छा, और क्या है? ये ऊर्जा बचाने, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी के महत्व पर भी उतना ही जोर देती है। इसमें रोजमर्रा की चीजों का जिक्र है, जैसे एलईडी लाइट्स लगाना, ज्यादा स्टार रेटिंग वाले उपकरण खरीदना। हाँ, ये तो हम सब कर सकते हैं। और उद्योगों के लिए पावर फैक्टर करेक्शन जैसी तकनीकें। और ये पहलू मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्यों? मतलब नई टेक्नोलॉजी तो आ ही रही है ना। हाँ, नई तकनीकें विकसित करना अपनी जगह जरूरी है, लेकिन जो ऊर्जा हमारे पास पहले से है, उसे बर्बाद होने से बचाना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है, और कहीं ज्यादा आसान भी। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है कम ऊर्जा इस्तेमाल करके वही काम करना। ठीक है। एलईडी बल्ब कम बिजली में उतनी रोशनी देता है, 5 स्टार एसी कम बिजली में उतनी ही ठंडक देता है। सही। ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है, क्योंकि कम बिजली उत्पादन मतलब कम प्रदूषण, हाँ, बल्कि ये हमारी जेब के लिए भी अच्छा है, बिजली का बिल कम आता है। हाँ, ये तो है। और उद्योगों के लिए वो पावर फैक्टर करेक्शन का जिक्र है, ये क्या चीज है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? लगी होती हैं, वो बिजली का एक हिस्सा ऐसा खींचते हैं जो असल में काम तो नहीं आता, पर ग्रिड पर लोड डालता है। अच्छा, मतलब वेस्टेज एक तरह का। हाँ, कह सकते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन तकनीकें इस बेकार की बिजली की खपत को कम करती हैं। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे उद्योगों का बिजली बिल तो कम होता ही है, साथ ही पूरे पावर ग्रिड पर दबाव कम होता है। अच्छा। जिससे ट्रांसमिशन लॉस घटता है और ग्रिड की स्थिरता भी बढ़ती है। तो ये व्यक्तिगत फायदे के साथ साथ पूरे सिस्टम के लिए फायदेमंद है। अच्छा, तो ये भी बर्बादी रोकने का ही एक तरीका हुआ, बस इंडस्ट्रियल लेवल पर। ये बात इस रूपरेखा को और प्रैक्टिकल बनाती है। हाँ, ये सिर्फ भविष्य के सपने नहीं दिखाती, बल्कि आज हम क्या कर सकते हैं इस पर भी बात करती है। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े दायरे में देखें, तो एनर्जी एफिशिएंसी सीधे तौर पर सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य से जुड़ती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का मतलब यही है कि हम आज अपनी जरूरतें इस तरह पूरी करें कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की क्षमता पर कोई असर ना पड़े। सही। इसमें संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल सबसे अहम है, और ऊर्जा शायद हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हाँ, ये तो है। इसलिए ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो रहा है, इसके साथ साथ ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम उसका इस्तेमाल कितनी कुशलता से कर रहे हैं। खपत का प्रबंधन उत्पादन जितना ही जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें,
जो इस दस्तावेज की रूपरेखा पर आधारित थी, तो मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है? मुझे लगता है कि ये साफ तौर पर दिखाता है कि बिजली अब कोई लग्जरी नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी आधुनिक जिंदगी की धुरी बन चुकी है और इसका भविष्य 3 मुख्य पिलर्स पर टिका है। हाँ, क्या है वो? पहला, स्थायी और साफ सुथरा उत्पादन, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा, स्मार्ट और कुशल वितरण, यानी स्मार्ट ग्रिड और स्टोरेज। ठीक है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, समझदारी भरा इस्तेमाल, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी। ये सिर्फ तकनीक बदलने की बात नहीं है, बल्कि हमारी सोच और आदतों को भी बदलने की जरूरत पर इशारा करती है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। ये रूपरेखा भले ही संक्षिप्त हो, भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था की एक बहुत ही साफ और लॉजिकल तस्वीर पेश करती है। हाँ, इसमें रिन्यूएबल स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता, ग्रिड को ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने की जरूरत, एनर्जी स्टोरेज के समाधानों की अहमियत और ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक क्रांति, ये सब भविष्य के बड़े ट्रेंड्स हैं। सही। लेकिन साथ ही ये हमें जमीन पर रखती है और याद दिलाती है कि आज हम जो ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। ये भविष्य की बड़ी योजनाओं और आज की प्रैक्टिकल कार्रवाइयों के बीच एक जरूरी संतुलन बनाती है। इस दस्तावेज के आखिर में एक लाइन का जिक्र है जो मुझे लगता है कि बिजली पर हमारी निर्भरता और भविष्य की संभावनाओं दोनों को बहुत खूबसूरती से कैप्चर करती है। अच्छा, क्या लाइन है? वो पंक्ति है, बिजली के बिना जिंदगी रुक जाती है और बिजली के साथ भविष्य चलता है। बिजली के बिना जिंदगी रुक जाती है और बिजली के साथ भविष्य चलता है। हाँ, ये सुनने में भले ही सीधी सादी लगे, पर इसमें गहरा अर्थ छिपा है ना? ये पंक्ति वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और इसी सोच को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो ये दस्तावेज भविष्य की तकनीकों की बात तो करता है, स्मार्ट ग्रिड, ऑटोमेशन, रिन्यूएबल्स का फैलाव। हाँ। लेकिन एक सवाल अनकहा छोड़ देता है, जिस पर हमें शायद और गौर करना चाहिए। क्या सवाल? वो सवाल ये है कि इन तकनीकी बदलावों का हमारे समाज और हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। ये तो जरूरी सवाल है। क्या स्मार्ट ग्रिड और ऑटोमेशन से ऊर्जा सेक्टर में नौकरियां कम होंगी या नए तरह के रोजगार पैदा होंगे? हाँ, ये चिंता तो रहती है ऑटोमेशन के साथ। और क्या दूरदराज के इलाकों और गरीब तबकों तक रिन्यूएबल ऊर्जा की पहुंच उतनी आसान होगी जितनी शहरों में? मतलब एक्सेस का सवाल, इक्विटी का सवाल। हाँ, क्या ऊर्जा के स्रोत बदलने से दुनिया में जो पावर बैलेंस है उस पे कोई असर पड़ेगा? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। तकनीक तो आ जाती है, पर उसका असर? हाँ, तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। सही। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे लागू करते हैं और उसके जो सामाजिक आर्थिक नतीजे होते हैं उन्हें कैसे संभालते हैं। ये पक्का करना कि तकनीकी तरक्की का फायदा सब तक पहुंचे और कोई पीछे ना छूट जाए, ये भविष्य की एनर्जी पॉलिसी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। निश्चित रूप से ये दस्तावेज हमें बिजली के भविष्य की एक झलक तो दिखाता है, लेकिन ये हमें उन सवालों पर सोचने के लिए भी उकसाता है जो तकनीक से आगे जाते हैं। मतलब हम इस तकनीकी भविष्य को इंसानों के लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं? ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर इस रूपरेखा में सीधे तौर पर जोर नहीं है, लेकिन ये आगे की बातचीत और सोचने के लिए बहुत जरूरी खुराक देते हैं। ये वाकई एक विचारणीय मुद्दा है। तकनीक के साथ साथ उसके मानवीय पहलू को समझना। इस रूपरेखा के जरिए बिजली के वर्तमान और भविष्य की इस यात्रा पर चलना काफी जानकारी भरा रहा। इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और इलेक्ट्रो वायरल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।